उमेश पाटिल जी, देवेंद्र फडणवीस का पिछले हफ्ते एक बयान सामने आया था कि जब बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए थे अजित पवार, जिसमें 2-3 दिनों के बाद फिर सारा का सारा खेल हमने बिगड़ते हुए भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देखा, उस समय शरद पवार की हामी थी। क्या इस बात को पूरी तरह से आप भी कंफर्म करेंगे कि हाँ बीजेपी के साथ जाओ, सरकार बनाओ? देखिए, पवार साहब ने खुद इसके बारे में इंटरव्यू दिया है। पवार साहब जो कहते हैं उनके बारे में टिप्पणी करने की हमारे औकात नहीं है, लेकिन पवार साहब ने इटसेल्फ खुद से ही इंटरव्यू में जो उस वक्त घटनाएं घटी हुई थी, उसके पीछे क्या रहस्य था, क्या बातें घटी थी, वो सब पवार साहब ने बताया है। और सभी महाराष्ट्र समझता है, सभी देश समझता है कि पवार साहब ने इंटरव्यू में क्या कहा। अब प्रवीण कुंते जी के साथ लोगों के जहन में सवाल आएगा, चूंकि अंदरूनी आपकी मीटिंग में शरद पवार की ओर से यह भी कहा गया कि 2024 में मोदी सरकार फिर से आने वाली है। इस तरह का बयान खुद आप ही के नेता की ओर से दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल हम सब ने देखा था। अब प्रवीण कुंते जी, सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि हम सब ने 3 दिन तक डिप्टी सीएम बनते हुए अजित पवार को देखा, अभी भी खींचतान चल रही है। ये सब एनसीपी के किसी बड़े नेता की लिखी हुई स्क्रिप्ट तो नहीं है प्रवीण कुंते जी? जिस तरह से ये गलत अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता को भ्रम में डालने का प्रयास है, ताकि ये लोग बागी गुट के लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि हम लोगों के पीछे पवार साहब का आशीर्वाद है, पवार साहब के सहमति से हम लोग कर रहे हैं, ताकि प्रदेश की जनता को भ्रम में रखा जाए। ये पूरी तरह से एक साजिश है। ये साजिश पूरी तरह से नाकाम होने वाली है और प्रदेश की जनता पूरी तरह से जानती है। और जिस तरह से कल से माननीय पवार साहब के दौरे को जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से लगातार टूट विधायक फिर से वापस बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उनको जन समर्थन मिलता हुआ नजर तो आएगा, लेकिन सवाल पार्टी का है ना, पार्टी में जो टूट पड़ी हुई है। जल्दी से एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं। शरद पवार अगर इतने दिनों के बाद वो बोलते हैं, जैसा कि अजित पवार गुट के प्रवक्ता की ओर से बताया जा रहा है, उमेश पाटिल ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए डिप्टी सीएम जब बने थे अजित पवार, तो उसमें शरद पवार की हामी थी, लेकिन 3 दिनों के बाद खेल पलट जाता है, फिर शरद पवार महाविकास अघाड़ी के साथ चले जाते हैं और इस बात को खुद ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो लोग कंफ्यूज हैं प्रवीण कुंते जी। पवार साहब ने ये भी कहा था शपथ बगैर मेरे मर्जी के शपथ विधि कैसे हुआ? पवार साहब ने उस पर भी उंगली उठाने का काम किया, उस पर जवाब आना चाहिए ना। पवार साहब के सहमत शपथ विधि के लिए पवार साहब की सहमति नहीं थी, ये भी बात पवार साहब ने कही है। इस बात को दोहराने की आवश्यकता है। क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि पवार साहब की सहमति से हो रहा है? फिर से इस बार भी वही प्रयास चल रहा है कि इनके विद्रोह में पवार साहब की सहमति है, क्योंकि ये लोग जानते हैं बगैर पवार साहब का नाम लिए उस वक्त अजित दादा को उस वक्त विलन बनाया गया ना, अजित दादा को विलन बनाया गया। हाँ, और अभी तो उसके खुलासे क्यों नहीं हुए? किसने विलन बनाया पाटिल साहब? यही तो मैंने अभी कुंटे जी को यही पूछा है कि जो 3 दिन का सरकार बनी थी, जब सुबह सुबह देवेंद्र जी फडणवीस के साथ अजित दादा ने शपथ ली थी, तब ऐसा माहौल पूरे महाराष्ट्र में, देश में क्रिएट किया गया कि अजित दादा ने बंडखोरी की है, अजित दादा ने बगावत की है, ऐसा माहौल किया गया। लेकिन बाद में जो चीजें सामने आई, उससे एक बात क्लियर हो गई थी कि अजित दादा ने कोई बगावत नहीं की थी। तो ये समझने की बात है कि अभी भी कोई बगावत नहीं है। पार्टी के फाउंडर रह चुके प्रफुल्ल जी पटेल साहब, पार्टी के फाउंडर रह चुके हमारे भुजबल साहब, ये दिलीप राव वळसे पाटिल साहब, ये सब लोग जो है यही पार्टी है ना, जनता को यही पार्टी है का काम इनका गुट कर रहा है। लेकिन इस बार इस कहानी को महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से समझ रही है। अब महाराष्ट्र की जनता तो कंफ्यूज हो गई है। यहाँ पर एनसीपी के 2 नेता बैठे हुए हैं अलग अलग गुट के, दोनों के अपने ही अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये कल यकीनन जब विधायक और सांसद एक साथ खड़े होंगे अलग अलग गुटों के साथ, उसके बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन जल्दी से आनंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। महाराष्ट्र में 1 साल पहले शिवसेना टूटी थी, 1 साल के बाद एनसीपी टूटी, ठीक वही तरीका, वही माहौल, वही टारगेट। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दोनों ही दलों में साल भर के अंदर एक नया गुट उभरा और पार्टी दो फाड़ हो गई है?
इसे ठीक से समझने के लिए आपको महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के गणित को समझना होगा। महाराष्ट्र में 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी के साथ थी। तब यूपीए के घटक रहे कांग्रेस और एनसीपी को कुल 6 सीटें ही मिली थी और दोनों का वोट शेयर मिला दे तो वो 32% था। लेकिन इसके ठीक 3 साल के बाद जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई थी, तब मूड ऑफ द नेशन ने सर्वे किया तो पता ये चला कि यूपीए के पाले में करीब 47% वोट हो गए और 30 सीटों पर यूपीए का दबदबा दिखने लगा। एक साल के बाद फिर जब 2023 में मूड ऑफ द नेशन का सर्वे हुआ तो 48% वोट शेयर के साथ 34 सीटों पर यूपीए का दबदबा दिखने लगा, क्योंकि तीनों ही पार्टियां एक साथ थी महाविकास अघाड़ी के साथ। जाहिर तौर पर यूपीए या महाराष्ट्र के नजरिए से कहें तो एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी की ये बढ़ती ताकत बीजेपी के लिए बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन चुकी थी। यही वजह है कि बीजेपी किसी भी सूरत में एमवीए का वज्रमूठ तोड़ना चाहती थी और पिछले 2 साल में 2 कोशिशों के साथ उसमें कामयाब होती हुई भी क्या बीजेपी दिखाई दे रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आप इसका जवाब दीजिएगा। हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन मैं आपके पास आऊंगी उसके पहले पूनावाला जी चलते हैं आनंद दुबे के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द आप लोगों ने उन्हीं को दिया है। आनंद दुबे जी, अब तो महाविकास अघाड़ी टूट गई और इसका फायदा इन्हीं लोगों को मिलेगा, पूनावाला जी की पार्टी को। बिल्कुल नहीं मिलेगा। चित्रा जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की स्वस्थ लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को बीमार और घायल कर दिया है। इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है 1 मिनट में समझाता हूं। ये कहते हैं कि हमारे पास यदि कोई स्वेच्छा से आता है, चाहे उस पर हमने ही घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप ही क्यों न लगाया हो, हम उसे अपने हृदय से लगाते हैं, अपने गले से लगाते हैं, उसको अपने बगल में बिठाते हैं और करते क्या है, उस पर आरोप लगाते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं, ईडी सीबीआई का खूब बड़ा खौफ दिखाते हैं। अगर वो डर गया तो अपने पाले में उसे लेकर तोड़ मरोड़ कर अपना सुनिए तो पहले ठाकरे की पार्टी के लोग डर जाएंगे। आप समझ रहे हैं आप क्या बातें कर रहे हैं आनंद दुबे जी? चित्रा जी यही बाला साहब ठाकरे की पार्टी के लोग ईडी सीबीआई से डर गए और 40 विधायकों के साथ चले गए, संजय मुख्यमंत्री बन गए। चित्रा जी ये वही बाला साहब ठाकरे जी के लोग बैठे हैं जो कहते थे कि उद्धव ठाकरे साहब आप महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल जाइए। अजीत दादा पवार वित्त मंत्री रहते हुए हम लोगों को फंड नहीं देते थे, इसके लिए हम बहुत नाराज हैं। आपने हिंदुत्व छोड़ दिया है, इसलिए हम बहुत नाराज हैं। आप हमारे पास आ जाइए, हम अब आपके पास वापस आ जाएंगे। ये वही लोग हैं। उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम जाते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कहते हैं कि नहीं भैया ये पार्टी तो उन बागियों की है, ये पार्टी उन गुट लोगों की है। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप विधानसभा अध्यक्ष के पास जाइए। हम विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं। एक समय की सीमा बनाई जाती है, सीमित समय में फैसला देना होता है, लेकिन वो कैसे होगा जब विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक हैं? तो हम क्या उम्मीद करें कि वो कब फैसला देंगे? उस समय पर समय पास करते हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर इनके पेट में दर्द होता है कि उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है। अरे भाई बंद कर दीजिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आप बंद कर दीजिए पक्ष विपक्ष का खेल। आप केवल ये कहिए कि कुछ भी हो बीजेपी को ही चुन दीजिए, क्योंकि आप किसी को भी चुनेंगे हम उसे प्रेम से चाहे डराकर अपना ही बना लेंगे। जब अपना ही बना लेंगे तो बाकी विपक्ष की जरूरत क्या है?